वक्त की रफ्तार। जादव भाई, सुना है नया पेपर शुरू होने जा रहा है? सुना है? हाँ, नाम है इंसाफ। बहुत बड़ा नाम है इंसाफ, लेकिन मजदूरों के साथ नाइंसाफी। सुना है प्रेस को भीख मांगनी पड़ रही है। सुना है? अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है जादव भाई, यही मौका है। मन से कोई भी मजदूर आधे घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। कोई मजदूर काम नहीं करेगा। हर कोई उस दीनानाथ की तरह महात्मा होने का नाटक नहीं कर सकता जादव भाई। यही मौका है। हर आदमी में स्वार्थ छुपा है जादव भाई। तुम ऐसा करो जादव भाई कि उनके स्वार्थों को हवा दे दो। नहीं, तख्ता पलट सकता है। दीनानाथ का तख्ता पलट सकता है जादव भाई। तुम लीडर बन सकते हो। मैं तुम्हारे भले के बारे में। बिहारी, तुम्हारी इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी होती है जादव। तुम्हें नहीं तो क्या हुआ? इन सबको है। पवार गायकवाड़ ये बनने को तैयार हैं। क्यों सनी, क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? अरे यार, उन लोगों के पास उड़ाने को गाड़ियां हैं, तुम्हें देने को लिए फूटी कोड़ियां नहीं है। क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? अरे सोचो यार जादव, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। ए बिहारी, तुम पिछला वाला प्रसाद भूल गए क्या? हैं? जादव, मुझे प्रसाद भी मालूम है और उसकी मिठास भी मालूम है। वो तो तुम गए हो। तुम्हारा हक, तुम्हारी ताकत तुम हिला रहे हो उस योगेश के आगे। क्या हो रहा है यहां? जादव, तुम्हें योगेश बाबू ने ऊपर बुलाया है, जाओ। यस, हाँ हाजी। जाओ, बुलवाया है मालिक ने, योगेश ने। हिलाओ तुम जाकर, गुलामी करो, करते रहो गुलामी। सब साले गुलाम। अरे उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, बड़ा के सब रंग ले गए रे पिंजड़े वाली मुनिया। या सर, आपसे मिलने दीनानाथ और जादव आए हैं। अंदर भेज दो। योगेश बाबू, आपने बुलाया? हाँ, आइए, अंदर आइए। अरे जादव, अंदर आना। जादव, ये बिहारी क्या कह रहा था? नहीं सर, वो इतनी गंभीरता से लेने की बात नहीं है। क्या गंभीरता से लेना है क्या नहीं, ये आप मुझे तय करने दीजिए। सॉरी सर। योगेश बाबू, माफ कर दीजिए उसे। योगेश बाबू, बिहारी किस नस्ल का आदमी है ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, यहाँ का हर मजदूर जानता है। कौवा है, काहे काहे करते ही रहेगा। कौवे की काहे काहे से वैसे चरना थोड़े ही छोड़ देंगे। चाहे जो भी हो दीनानाथ जी, वो मजदूरों को भड़का रहा है और ये ठीक नहीं है। वो लाख भड़का ले, मगर एक भी मजदूर उसकी बातों में आने वाला नहीं है। उसकी बातों में आने का नतीजा हर कोई भुगत चुका है। एक काम कीजिए दीनानाथ जी, मजदूरों को 15 मिनट की छुट्टी दे दीजिए। योगेश बाबू, मेरे ख्याल से आप खामखा बिहारी के बच्चे को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो तो मामूली आदमी है। वो कितना मामूली है ये हम पिछले साल देख चुके हैं। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अब उससे क्या रिस्क हो सकती है? हमारी प्रेस अपनी जगह है, यही रहेगी। उसकी गाड़ी सड़क पर है, वही रहेगी। नहीं दीनानाथ जी, नहीं। आप एक काम कीजिए। क्या सर? सुना है बिहारी के वड़े बहुत टेस्टी होते हैं।
मजदूरों को वो वड़े खा लेने दीजिए, क्योंकि 15 मिनट के बाद उसकी गाड़ी यहां दोबारा नजर नहीं आएगी। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? क्या? अरे नहीं साहब, मैं हफ्ता देता हूँ। क्या हफ्ता देने का नहीं? चलो गाड़ी लेके जाओ। स्टॉप की जगह नहीं स्टॉप की जगह साहब। अरे पूरी मेरे से यार 20 बच्चों की गाड़ी है। अरे क्या साहब जी, साहब ऐसा मत कीजिए साहब जी। अरे साहब, मैं हफ्ता देता हूँ यार साहब जी। अरे मेरी गाड़ी है यार, अरे मेरी गाड़ी दे जाओ यार। अरे मेरे 20 बच्चों का ब्रेक काट के गाड़ी बनाई है। अरे मैं कहीं और लगा लूंगा साहब जी। मेरी गाड़ी दे जाओ साहब जी। गाड़ी को देखिए। अच्छा नहीं किया साहब जी आपने एक मेहनत करने वाले आदमी के पेट में दोबारा लात मार दी साहब जी। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ साहब जी, ये लात आपकी आखिरी है साहब जी। अब लात मारने वाला पैर बिहारी का होगा साहब जी, बिहारी का होगा। रोटी छीन ली समझी। ठीक है अंकल, मैं उनसे कह दूंगी। नमस्ते। अरे आप आ गए? अभी अभी भारद्वाज जी का फोन आया था, उन्होंने ऑफिस में भी फोन किया था, मगर आप निकल चुके थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स निकल गए हैं, बिहारी की गाड़ी हट जाएगी। गाड़ी तो हट चुकी निकिता। मतलब? म्युनिसिपैलिटी वाले आके उसकी गाड़ी ले गए। मगर क्यों? इतनी बड़ी प्रेस के सामने भद्दी सी वड़ा पाव की गाड़ी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन योगेश, अगर कोई मेहनत से अपना पेट भर रहा है तो इस तरह उसके पेट पर। क्या बात कर रहे हो निकिता? क्या तुम भूल गई? पिछले साल उसकी वजह से हमें क्या क्या कुछ सहना नहीं पड़ा था। आप बड़े हैं और बड़ों का काम ही है माफ करना। माफ कर दूं? और वो भी उसे? तुम मुझे सांप को दूध पिलाने के लिए कह रही हो निकिता? नहीं योगेश, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है निकिता, वो सांप ही है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। जानती हो, मेरे आते जाते मुझ पर ताने कसता है वो। उस कमीने को तो सजा मिलनी चाहिए थी। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। सांप की पूंछ पर पैर नहीं रखते। मैं सांप का फन कुचलना भी जानता हूं निकिता। अब बात को बढ़ाइए नहीं, वो जहां जाना चाहे जाने दीजिए। जानती हो, जाते जाते मुझे वो क्या क्या सुना गया। मुझे उसका जवाब तो देना ही है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैंने कहा ना। ध्यान नहीं देंगे उसकी तरफ, नजरअंदाज कर देंगे उसकी बातों को। नजरअंदाज करके नहीं चलेगा डीएम साहब, अपना केस बहुत कमजोर है। अगर केस कमजोर है वकील साहब, तो आप किस मर्ज की दवा हैं? यहां वकीलों की कोई कमी नहीं है जो हमने आपके हाथों में अपने अस्पताल के डीन, ट्रस्ट की इज्जत और अपनी रेपुटेशन को आपके हवाले कर दिया। डीएम साहब, वकील भगवान तो नहीं होता।
इस दुनिया में भगवान तो कोई भी नहीं होता वकील साहब, बल्कि भगवान बनाए जाते हैं। जैसे हम गरीबों के भगवान हैं, डीन साहब मरीजों के भगवान हैं, और आप इस केस के भगवान हैं। सर, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। हम सब समझ रहे हैं वकील साहब, सब समझ रहे हैं। डॉक्टर विद्या इस केस का की पॉइंट है। वो चाहे तो अपनी गवाही से इस केस का रुख ही बदल दे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हैं, और डॉक्टर विद्या जिस पलड़े में इस वक्त अपनी गवाही रखेगी वही बारी हो जाएगा, यही ना? जी हाँ, मैं कब से यही कहने की तो कोशिश कर रहा हूँ। इस केस का भगवान मैं नहीं, डॉक्टर विद्या है। तो फिर नारियल डॉक्टर विद्या के सामने फोड़ना होगा। हार फूल प्रसाद भी उसी को चढ़ाने होंगे। डीन साहब, आप कुछ समझे? आप क्या समझते हैं डीएम साहब? ये सब कुछ करने में मैंने कोई कसर छोड़ी है? नहीं नहीं, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अपनी जगह भी नहीं छोड़ी। क्या मतलब? देखो भैया, राजनीति तो ये कहती है कि इस दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जो अपने पैरों पर खड़ी है। हर कुर्सी के 4 पाए 40 सरों पर टिके होते हैं। एक भी सर उठा के कुर्सी गिर गई। अब ऐसे वक्त में अपने मुंह के बल गिरने से बेहतर यह है कि अपनी कुर्सी अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दो। अब कुर्सी तो गिरेगी ना, फिर वो कुर्सी अपनी हो जाएगी। कुर्सी का भैया ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। जैसे क्लर्क हेड क्लर्क की कुर्सी पर मरता है, हेड क्लर्क मैनेजर की कुर्सी पर, और मैनेजर चेयरमैन की कुर्सी पर। रामायण और महाभारत में भी तो झगड़ा कुर्सी का ही है ना। डॉक्टर साहब, आप डीन की कुर्सी से हट जाइए और उस पर डॉक्टर विद्या को बिठा दीजिए। इंसाफ की आग जो उसके सीने में सुलग रही है ना, वो कुर्सी पर बैठते ही ठंडी हो जाएगी। राजनीति का एक बहुत ही पुराना नियम है कि लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। समझने के अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है डीन साहब। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। वकील साहब, आप अपनी कीमती राय तब दिया कीजिए जब आपसे राय मांगी जाए। जाइए। नमस्ते। डॉक्टर सोनी, आपके पास वक्त बहुत कम है, आप अपनी चाल चल ही दीजिए। अब जी अच्छा। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। कमाल कर दिया आपने तो। क्या छुरी चलाई है मक्खन में हुजूर। कितनी नजाकत के साथ आपने डीन को उसकी कुर्सी से उतार दिया हुजूर। क्या बात है आपकी। अभी वो उतरा ही कहां है? जानते हो मधुकर, दुनिया में सबसे तकलीफ दे और मुश्किल काम क्या है? कुर्सी छोड़ना। मगर ये कुर्सी छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा।
डॉक्टर विद्या सिद्धांताचार्य, तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी हो, जैसे द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन। विद्या, तुम वो दिन भूल गई जब धुआंधार बारिश हो रही थी, तुम्हें रमणीकलाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी तुम। तब मैंने तुम्हें जाना कि एक दिन तुम काबिल डॉक्टर बनोगी। तुम्हारे पास तो एडमिशन के पैसे भी नहीं थे, तुम्हें एडमिशन मैंने दिलवाया, तुम्हारे करियर की नींव का पत्थर पहली बार मैंने रखा, और आज तुम मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे भस्म करना चाहती हो, मेरे ही कंधों पर खड़ी होकर मेरे सर पर पैर रखना चाहती हो। नहीं विद्या, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जिन सीढ़ियों पर बैठकर तुमने बारिश देखी थी, वो बारिश बरसों से मैं अपनी एयर कंडीशन केबिन के कांच से देखता आ रहा हूं। मैं चक्रव्यूह रचना जानता हूं, तुम भेदना नहीं जानती हो। तुमने सिर्फ इंसानों के जिस्म की सर्जरी सीखी है मुझसे, मैं इंसानों के भविष्य और अतीत की सर्जरी भी जानता हूं। जब तन पर इलाज नहीं हो पाता तो मन का इलाज करना पड़ता है, क्योंकि मन की प्रतिक्रिया बहुत असरदार होती है। अब मैं अपना करियर बचाने के लिए तुम्हारे दिलो दिमाग का इलाज करूंगा। अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हें डीन की कुर्सी पर बिठाऊंगा, और यहीं से शुरू होगी तुम्हारे जीवन की एक नई कहानी। हर एक की अपनी कहानी है, कुछ नई कुछ पुरानी है, कुछ आशा है कुछ सपने हैं, मेरा हाथ थामे मेरे अपने हैं। मैं चलता रहता हूं जब झुलसती सड़कों पर, सच्चाई की मंजिल की ओर, तुम्हारा साथ पाता हूं, तुम्हारा हाथ पाता हूं। मेरी लड़ाई की उम्र बढ़ जाती है जब तुम्हारा विश्वास पाता हूं। मैं चलूंगा अंधेरे के कलेजे पर, हाथों में मशाल लेकर। अगर कहीं ठोकर लगकर गिर भी पड़ूं तो तुमसे उम्मीद है, मुझे सहारा मत देना, मेरी मशाल को जरूर उठा लेना। सिद्धांत, ये तुम्हारी कविता मैं अपने आवाज में रिकॉर्ड कर रही हूं। यू आर रियली ग्रेट। मुझे फक्र है कि मुझे तुम जैसा पति मिला। विद्या, अरे सर आप? अरे बैठो बैठो। क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस यूं ही सिद्धांत की कविताओं की किताब पढ़ रही थी। कितनी अच्छी कविता लिखता है सिद्धांत, जिंदगी के कितने करीब होती है। हाँ, आपने पढ़ी है? हाँ, बहुत बार, इसीलिए तो बोल रहा हूं। आज सिद्धांत की एक कविता ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। जी, मैं समझी नहीं सर। तुम्हें याद है उसकी वो कविता? रातों के अंधेरों में सूरज को छुपाने वालों, याद रखो ये अंधेरा भी तुम्हारा नहीं, रोशनी से मत खेलो, जल जाओगे। आज सुबह मैंने रेडियो पर सुनी थी, सुनकर मुझे यूं लगा कि ये कविता मेरी जिंदगी से कितनी मिलती जुलती है। मन कुछ उदास सा हो गया, फिर मैंने भी कुछ लिखा। क्या लिखा है सर? लो, तुम खुद ही पढ़ लो।
विद्या, ये मेरा इस्तीफा है। मैं डीन की कुर्सी छोड़ रहा हूं। मगर क्यों सर? मैं अपने हाथों में लगा खून तो सह लेता, मगर अपने साथियों की नजर में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। किसकी नजर में आपके लिए नफरत है सर? तुम्हारी नजर में।